So good morning students, hope you are fine. So today we are taking first topic, sentences and its types. It's very important part of grammar and it's a basic, So I am going to explain here. Let us see. वाक्य और वाक्य की संरचना और उसके प्रकार बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और सुनना। आपकी क्वेरीज मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कुछ पूछते हो, आप कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला, सेंटेंस की जनरल डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। मतलब वो सब्जेक्ट जो डूअर है वो कुछ काम कर रहा हो और उसका एक्शन हो रहा हो, तब सेंटेंस बनता है, नहीं तो सेंटेंस नहीं बनता। दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट, या तो वो कोई स्टेटमेंट दे रहा हो, मैंने कहा नहीं आज मैं नहीं जाऊंगी, तो ये एक तरह का मेरा मैसेज है। तो मैसेज, जब सेंटेंस में कोई मैसेज होता है तो वो क्या हो जाता है? स्टेटमेंट हो जाता है। या क्वेश्चन हो कि आप चलोगे क्या, तो वो एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस, ऐसे वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम या तो स्टेटमेंट होते हैं वो, या क्वेश्चन होते हैं, उनको सेंटेंस कहते हैं। व्हेन अ सेंटेंस इज रिटन इट बिगिंस विद अ बिग और कैपिटल लेटर। याद रखिए, छोटी सी मिस्टेक है पर हम सब करते हैं। मैं अभी पंक्चुएशंस पे और भी वीडियो बनाऊंगी, मैंने अभी बनाए हैं कुछ वीडियोस, देख लेना आप मेरे इसमें जाकर, चैनल में जाकर। लेकिन पंक्चुएशनल मिस्टेक्स हम बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, स्पेशली कहाँ कैपिटल यूज़ करना है और कहाँ स्मॉल लेटर यूज़ करना है। तो कैपिटल लेटर या कैपिटल यूज़ करने के पहले आप याद रखिए कि आपको बहुत छोटा छोटा अभी बता दूं तो कहाँ कहाँ कैपिटल यूज़ करते हैं हम। जब नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फुल स्टॉप या कोई भी सेंटेंस जब ख़त्म होता है उसके बाद नया सेंटेंस, तो हमेशा कैपिटल लेटर में खुद का नाम और सरनेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना। जितने भी प्रॉपर नाउन है वो सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। और कभी भी याद रखना कि जब भी कभी आप अपने इंस्टीट्यूट या किसी का नाम लिखते हो तो कैपिटल लेटर में, क्योंकि वो भी प्रॉपर नाउन का ही एग्जाम्पल है। तो ये बहुत ध्यान रखिए कि कहाँ कैपिटल लेटर आएगा और कहाँ स्मॉल, और बीच में कहीं भी स्मॉल लेटर नहीं आता। लेकिन बीच में कभी भी कैपिटल लेटर कहाँ आता है? जब वही कि जहाँ हमारा अपना खुद का नाम है या आई है तो फिर कैपिटल लेटर आता है। आप नए ये जो गूगल लैंग्वेज या एसएमएस लैंग्वेज देख के इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि इसकी कोई बहुत ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। आप कोई भी अच्छी ग्रामर बुक, रेन एंड मार्टिन या दूसरी और भी ऑनलाइन भी बहुत अच्छी ग्रामर बुक्स हैं, पर मैं रेन एंड मार्टिन आपको रेकमेंड करूँगी, आप उससे पढ़ सकते हैं। और उसको ही बाइबल मान के, उसको गीता मान के पढ़िए, क्योंकि वही बुक जो है वो सबसे सही आपको बताएगी कि क्या अपडेट है और क्या रूल्स है। तो गूगल की लैंग्वेज देख के आप बहुत इन्फ्लुएंस मत होना कि कहीं भी अगर स्मॉल लेटर लिखा है, आई स्मॉल लिखा है, तो आपने उसको पढ़ लिया और आपने उसको जनरलाइज कर लिया कि ऐसा होता है। ऐसा मत करिएगा। चलिए, तो हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। सेंटेंस की बात कर रही थी मैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है। मतलब वो नाउन या प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट कहते हैं और वो कुछ काम कर रहा हो, मेन एक्शन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो क्या डिफाइन किया है इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को? इन इंग्लिश ग्रामर अ सेंटेंस इज अ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होंगे कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, वो तो है, लेकिन इसमें साथ में क्या है? एक्सप्रेसिंग द कंप्लीट सेंटेंस। जब तक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा कोई भी स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में, तो वो सेंटेंस नहीं। अगर मैंने कहा फ़ोन हाँ एक मेरे पास है, तो ये सेंटेंस वर्ड ऑर्डर में नहीं है, इस सेंटेंस में ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो ये सेंटेंस तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो हमेशा याद रखो कि सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है कि हाँ मेरे पास भी एक फ़ोन है, येस आई हैव अ फ़ोन। ऐसा नहीं बोल सकते हम अ फ़ोन, ओके ओके आई हैव, ऐसा हम जनरल उसमें बोलते हैं, लेकिन वर्ड ऑर्डर हमको फॉलो करना पड़ता है, तब उसका कंप्लीट सेंटेंस
सेंस निकलता है। तो ये सेंटेंस की बहुत बड़ी कंडीशन है कि सेंटेंस में जो वर्ड्स है वो ऑर्डर में हो, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके ऑर्डर में हो, तभी वो कंप्लीट सेंटेंस और वही सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस की डेफिनेशन में आता है। A subject in a sentence provides information about the noun and verb tells about the action of the noun। क्या बोल रहा है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो क्या इन्फॉर्मेशन बताता है कि काम करने वाला कौन है, उसके बारे में ही है कि शी है। कि अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, नॉन लिविंग भी सब्जेक्ट हो सकता है कि माई कंप्यूटर इज़ वेरी गुड, राइट, माई कंप्यूटर इज़ यूज फॉर ऑफिस पर्पस, जो भी है। अगर इस तरह के सेंटेंस है तो यहाँ कंप्यूटर सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, सब्जेक्ट देता है। और वर्ब मतलब क्या होता है, जो एक्शन के बारे में बताता है, मेन वर्ब। कि अगर मैंने बोला कि राम राइट्स अ पोएम, तो राम जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि हम राम की बात कर रहे हैं। और राइट्स क्या करता है, रिसाइट्स नहीं बोला, बोलता नहीं है, वो राइट्स अ पोएम, वो लिखता है। तो यहाँ पे एक्शन क्या है, राइटिंग। इस तरह से सेंटेंस में हमेशा नाउन या सब्जेक्ट बोल सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। और वो सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर प्रॉपर होना ज़रूरी, ताकि उसका सेंस बने। ये बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर। आप छोटे बच्चे जब थे तो आपको अगर रिकॉल करो अपना बचपना, तो आपको ब्लॉक्स या ऐसा कुछ आपके पेरेंट्स जाके देते थे, तो आप उनको कलर वाइज जमाते हो। कि ठीक है, जब मम्मी बच्चे को सिखाती है कि कलर आइडेंटिफाई करना सीखो, तो कहती है देखो ये ब्लू कलर है, तो इस कलर के सारे ऑब्जेक्ट्स को एक बास्केट में डालो, तो आप ब्लू ब्लू ब्लू, तो फिर आप शेप वेप नहीं देखते, आप सिर्फ ब्लू कलर देखते हो। और एक बास्केट में ब्लू जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रखते हो, मतलब ग्रीन को रखते हो, ब्लैक को रखते हो, क्योंकि आपको कलर सिखा रही है मम्मा, है ना। परंतु अगर आपकी मम्मा ने कहा कि चलो इसमें स्क्वायर वाली जितनी चीज़ें हैं उसको एक तरफ रखो, तो फिर कलर को आप उस नहीं लेते, कलर यू डोंट कंसीडर कलर्स, आप फिर शेप में आ जाते हो। तो आपको जो भी स्क्वायर 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 चीज़ें दिखती हैं वो आप एक बास्केट में रख देते हो। इसी तरह से हर क्लासिफिकेशन का एक बैकग्राउंड है, हर क्लासिफिकेशन का एक एलिमेंट है कि किस एलिमेंट पे उसको क्लासिफाई किया है। तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं वो दो तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एक तो है फंक्शंस के बेसिस पे, दूसरा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो देखिए फंक्शंस के बेसिस पे क्या है, तो सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो आप याद रखो, बहुत अच्छे से याद रखो कि फंक्शंस के बेसिस पे सेंटेंसेस चार तरह के होते हैं: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। तो अब इसमें हम अभी देखेंगे कि इसमें फंक्शनिंग क्या है। पर अगर मैं आपको ब्रॉड ऐसा एक ग्लांस में बताऊं, तो डिक्लेरेटिव मतलब जो डिक्लेयर करता है, जो बता देता है कि भाई मैं ये नहीं कर लूँगा, मैं आई एम नॉट कमिंग टुडे, है ना। तो ये एक तरह का डिक्लेरेटिव है, जब आप अपनी बात कहते हो। आपने कहा येस आई विल जॉइन द सेमिनार, तो वो भी डिक्लेयर, क्योंकि आप अपनी मंशा बता रहे हो, आप अपना मैसेज दे रहे हो, आप अपनी इच्छा बता रहे हो, तो वो डिक्लेरेटिव होता है। इंटरोगेटिव होता है कि आर यू कमिंग विद मी, तो ये इंटरोगेटिव हो गया जब हम क्वेश्चन करते हैं। हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, तो ये एक मैंने आपसे पूछा हैव यू गॉन टू मूवी यस्टरडे, तो आपने कहा येस और नो, तो ये इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन करना। तो ये फंक्शंस के बेसिस पे सेंटेंस को हम कैटेगराइज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी, नहीं नहीं अच्छा ऐसा हो गया क्या, तो कहते हैं ना ओ नो वी हैव लॉस्ट द मैच, है ना। तो ये जो होता है, ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, ठीक है। फिर इम्परेटिव सेंटेंसेस मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने वॉइस में नरेशन में अभी एक वीडियो बनाया है इसका। इम्परेटिव सेंटेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ग्रामर। अगर आप सच में देना चाहते हैं अच्छे से एग्ज़ाम, तो इम्परेटिव को अच्छे से पढ़ना। जनरली देखो, जनरली सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट,
उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जनरली इंग्लिश का सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल हमेशा सिंपल एग्जाम्पल्स माइंड में रखो। क्या है, अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ तो राम ईट्स अ मैंगो, तो राम सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, और अ तो आर्टिकल है, अभी उसको छोड़ते हैं, और मैंगो, मैंगो क्या है, तो मैंगो ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसका हिंदी वर्जन है राम आम खाता है। तो हिंदी की ग्रामर अलग है। हिंदी में राम फिर आम, क्योंकि पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर खाता है, आखिरी में आता है। तो ये ध्यान रखें कि हर लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का सेम स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करते हैं हम, है ना। तो वहाँ पे फंक्शनिंग, ये तो एक तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, वो अभी जो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फंक्शन क्या होता है, तो हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे अभी यहाँ पे सेंटेंस को कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, हम उसके फंक्शंस के बेसिस पे कि वो सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर तो ये है कि भाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो क्वेश्चन कर रहा है तो फिर वो इसमें वर्ब पहले आ गया या है, या फिर WH वर्ड लगाए हमने। तो उस तरह से अगर हम देखते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शंस, है ना। तो ये इस बेसिस पे 4 है। हाँ, मैं इम्परेटिव सेंटेंस की बात करी थी कि जनरली सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, पर इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, वो वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इम्परेटिव का मतलब होता है ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ये सारे सेंटेंसेस किस में आते हैं, इम्परेटिव में। और अभी अगर आप किसी को ऑर्डर या कमांड करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, सजेशन देते हो, तो वो पर्सन आपके सामने होगा, तभी तो आप ऑर्डर करोगे, तभी तो आप रिक्वेस्ट करोगे, तभी तो आप सजेशन दोगे, जबकि वो आपके सामने बैठा है। फ़ोन में भी एक तरह से मैं आपके सामने हूँ तो आप यू वाले सेंस में हम बात करें, लेकिन मैं ही को तो नहीं कहूँगी कि ब्रिंग्स मी अ वाटर, जब वो मेरे ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि वो मेरे सामने है ही नहीं। तो याद रखिए कि इसमें यू जो सब्जेक्ट है ना, वो कॉमन है, क्योंकि अगर मैं अभी आपसे फ़ोन में बात कर रही हूँ तब भी मैं यू, तो हर बार यू कहना ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो कॉमन है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट होती है या कमांड होती है, सजेशन होता है और एडवाइस होती है, ये सेंटेंस में यू सब्जेक्ट कॉमन होता है, इसीलिए इसको यू को हम नहीं लिखते। तो इसका सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, डायरेक्ट वर्ब से होती है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, क्लोज द चैप्टर, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट में ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इनको इम्परेटिव कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि फंक्शन क्या है उसका, उसके अकॉर्डिंग 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्परेटिव। अब स्ट्रक्चर के बेस पे क्या होता है, तो स्ट्रक्चर बहुत, ये एक बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एग्जाम्स में आता है ऑफनली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, क्योंकि आपको सेंटेंस पता होना चाहिए। तो इसमें सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। 4 तरह के होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। क्यों, सिंपल सेंटेंस तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हो सकता है सेंटेंस बहुत लंबा हो तो 3 बार ये सेम फॉर्मूला रिपीट हो, तो मिलाकर एक सेंटेंस बन जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें हम कंजंक्शंस के थ्रू उस सेंटेंस को जॉइन, उस सेंटेंस को क्या करते हैं, एक तरह से ऐड करते जाते हैं, उस सेंटेंस को हम जोड़ते जाते हैं, तो इसी, और फिर वो कुल मिलाकर एक ही सेंटेंस बन जाता है। मतलब उस 2 सेंटेंस को, 3 सेंटेंस को हम जब कंजंक्शंस के साथ ऐड करते हैं तो वो बनता एक ही, वो कहलाता एक ही सेंटेंस है, जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या, अच्छा हाँ, कंपाउंड सेंटेंस में टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक ये टर्मिनोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में याद रखना, सुनना ध्यान से, कि कंपाउंड सेंटेंस में सारे डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, है ना। तो वो सब डिपेंडेंट क्लॉजेज आर जॉइन बाय कंजंक्शंस, तो उनको सबको कंजंक्शंस के थ्रू जॉइन करते हैं वो सेंटेंसेस, तो उनको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। क्यों, क्योंकि नाम से पता चलता है कंपाउंड मतलब प्लस, ऐड करना। तो एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, लेकिन वो मिलाकर एक ही बन गया, क्योंकि हमने सबको उसमें कुछ अगर रिपीटिशन है तो उनको, उन वर्ड्स को हटा के एंड और इस तरह से हम जब उनको ज्वाइन करवा देते हैं तो उन सेंटेंस को क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं।
अब आते हैं हम थर्ड कैटेगरी, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स नाम से पता है कि इतना इजी नहीं है। तो अभी जो मैंने आपको बोला कि टर्मिनोलॉजी याद रखो, टर्मिनोलॉजी क्या, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दिस है एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। क्योंकि एक सेंटेंस इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस डिपेंडेंट है और एक जो सब क्लॉजेज होते हैं एक्चुअली, एक क्लॉज इसमें डिपेंडेंट है और एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है। तो एक मेन क्लॉज है और एक उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब वो उसके कारण वो खड़ा है। जैसे एक पर्सन खड़ा है, उसके साथ एक बच्चा खड़ा है, तो दो लोग खड़े हैं। अब आप किसी ऑफिस में आपका काम है तो आप खड़े हो, लेकिन जैसे ही काम उस पर्सन का, मेन पर्सन का हुआ तो आप भी चले गए साथ में, क्योंकि आप तो उसके कारण खड़े थे, उसका काम हो गया तो आपका भी हो गया एक तरह से। तो इस तरह से एक सेंटेंस इसमें असिस्ट करता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और एक मेन सेंटेंस होता है। तो दो क्लॉजेज होते हैं, आई एम वेरी सॉरी, दो क्लॉजेज होते हैं। एक क्लॉज जो है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, परंतु दूसरा क्लॉज उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि उन दोनों को मिला के एक नया सेंस बन रहा है। अभी हम देखेंगे उसका एग्जाम्पल। फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, मतलब जॉइंट भी है और उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस भी है। देखते हैं अभी आप कैसा है। चलिए, अब सेंटेंस बेसिस ऑन फंक्शंस। अगर सेंटेंस कैसा, फंक्शंस के बेसिस पे क्या होता है वो हम देखेंगे, है ना। तो फंक्शंस के बेसिस पे अभी हमने देखा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। मैंने स्टेटमेंट दे दिया ना, मैंने कल बोल दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, तो एक तरह से ये कि आई एम नॉट कमिंग, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, ये सेंटेंस है जो डिक्लेयर करता है। कोई स्टेटमेंट दे दिया, मैंने बोल दिया ना, अपन हिंदी में बोलते हैं ना, मैंने बोल दिया ना। तो ये जो मैंने बोल दिया ना, ये दैट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, द मोस्ट कॉमनली यूज सेंटेंसेज। हम बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज यूज़ करते हैं। यूज टू कन्वे एनी मैसेज, फैक्ट्स और आइडिया, और टू डिक्लेयर समथिंग और फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन। हम मैसेज को कन्वे करने के लिए सेंटेंस यूज़ करते हैं, फैक्ट्स बताने के लिए करते हैं, कोई आइडिया बताने के लिए करते हैं कि इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये आपने एक आइडिया दे दिया। और टू डिक्लेयर समथिंग, मैंने बताया ना डिक्लेयर करने के लिए, कि आपने कहा कि मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ, तो आपने बता दी अपनी बात, तो एक तरह से डिक्लेयर कर दिया। आपने कहा इस साल मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, तो ये डिक्लेयर हो, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया। या फॉरवर्ड द इन्फॉर्मेशन, तो कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करना है तो कहते हैं कि प्लीज़ अपने ब्रदर को बता देना कि मैं कल नहीं मिल पाऊँगी। तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया, अपने ब्रदर, है ना। ये मैं कल नहीं मिल पाऊँगी, एक्चुअली ये तो दूसरे कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन हाँ, मैं आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपने कहा कि मोदी जी काशी आ रहे हैं, तो मोदी जी काशी आ रहे हैं, ये एक तरह का इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने फ्रेंड को, काशी में मान लो आप रहते हो तो आप बता रहे हो कि कल मोदी जी काशी आ रहे हैं, ऐसा। तो ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करने के लिए। फिर दूसरा, इन आवर डे टू डे लाइफ दीज सेंटेंसेज आर यूज टू कम्युनिकेट और आंसर एनी क्वेश्चन और टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन। हम रोज़ अपनी लाइफ में ये वाले सेंटेंसेस के को कुछ बात कम्युनिकेट करने के लिए, आंसर करने, मैसेजेस करते हो। चलो मैं घर से निकल गया हूँ, आप भी निकल जाओ, है ना। तो ये एक तरह का स्टेटमेंट है, मैं घर से निकल गया हूँ। क्योंकि जब आप वहाँ पहुँचे और बंदा लेट पहुँचा, तो आपने कहा, मैंने लिख भी दिया था, कि मतलब डिक्लेयर कर दिया एक तरह से आपने कि मैं घर से निकल गया हूँ, है ना। और कोई क्वेश्चन का आंसर कि 7 बजे पहुँच जाओगे ना, तो आपने कहा हाँ मैं 7 बजे पहुँच जाऊँगा, येस आई एम गोइंग टू कम बाय 7। तो ये क्वेश्चंस के आंसर को या कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने को। ऑल डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड विद अ पीरियड और फुल स्टॉप। बहुत ज़रूरी है याद रखना कि जितने भी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही एन्जॉयज़ रीडिंग दीज आर्टिकल्स, है ना, इसमें फुल स्टॉप लगा है, वो अपने बारे में बता रहा है। जनरली जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं सेंटेंस, ये एक अलग से इन्फॉर्मेशन दे रही हो, वो हमारी हैबिट्स को शो करते हैं। तो वो कह रहा है कि
कोई किसी के बारे में कह रहा है कि हाँ उसको रीडिंग, मान लो मैं अपने बेटे के बारे में कहती हूँ कि ही इन्जॉयज़ रीडिंग दीज आर्टिकल, उसको इस तरह के आर्टिकल्स अच्छा लगता है पढ़ना, इन्जॉय करता है वो, तो ये क्या हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आई एम द बॉस ऑफ दिस कंपनी, है ना, तो कोई आपके पापा अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, ये क्या है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। काऊ मिल्क इज़ वाइट इन कलर, गाय का दूध और भैंस का दूध, है ना, तो कहते हैं कि काऊ का मिल्क जो होता है वाइट होता है इन कलर। तो मान लो आप कोई जनरल बात कर रहे हो किसी से, तो आप इस तरह की बात करते हो। एडम इज़ गुड एट क्रिकेट, है ना, आपका फ्रेंड एडम है जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो आपने उसके बारे में किसी को बताया। यू आर अ वेरी गुड बॉय, आप उस किसी बच्चे की क्वालिटी बता रहे हैं, यू आर अ वेरी गुड बॉय, ये भी एक एग्जाम्पल डिक्लेरेटिव का। दूसरी कैटेगरी इंटरोगेटिव सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, इंटरोगेट और टू डू समथिंग और टू डू सम इंक्वायरी, ना, क्या बोल रहा है वो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन करता है, या पुलिस आती है इंटरोगेट करती है, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करती है। अच्छा कल आप वहाँ थे, किसके साथ थे, कितने बजे गए थे, क्या पहने थे, क्या खाया था, तबीयत ठीक थी, बहुत सारे क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन ही हैं और इन्हीं को क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। कभी कभी हम जनरल इंक्वायरी भी लेते हैं, मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं, तो वेयर डू यू लिव, है ना, आप के पेरेंट्स कौन से हैं, सो दैट्स अ हुज़ योर पेरेंट्स आर, तो आपने कहा येस माई पेरेंट्स आर दीज, है ना, तो इस हु आर दे, तो कहाँ खड़े हैं वो, तो आपने उनके बारे में बताया, इस तरह की बातें। फिर याद रखें कि इनको पंक्चुएट करना, या ये सेंटेंसेस एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क से, इसीलिए इनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, है ना। पर इंटरोगेटिव सेंटेंस एक तरह के नहीं होते, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं। एक तो मैंने अभी यहाँ नहीं दिया क्योंकि मैंने सेंटेंसेस का अलग से एक वीडियो बनाया है, देख लेना, यहाँ देती डिटेल में तो मिक्स हो जाता, पर एक टर्मिनोलॉजी मुझे ऐसा लगा नई हो सकती है आपके लिए, दैट इज़ बिटवीन वाला चॉइस क्वेश्चन। चॉइस क्वेश्चन शायद आपने नहीं सुने हो, तो मैंने भी इसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, पर हाँ क्वेश्चंस का एक वीडियो आप देखना, बना हुआ है ऑलरेडी। चलिए, तो पहला है WH क्वेश्चन। आपको पता है WH वर्ड्स कितने होते हैं, मैं आपको देखो 1 मिनट दिखाती हूँ। WH वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 10 WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है, 10। चलो अभी तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बोल के बता देती हूँ। WH वर्ड्स 10 होते हैं, और वो 10 कौन से हैं, हु, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो WH वर्ड्स को कि कौन कौन से होते हैं। तो मैं बल्कि आपसे पूछना, पर अब ये सेशन इंटरेक्टिव नहीं है, बहुत जल्दी मैं ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर रही हूँ, फ्री क्लासेस होंगी, तो आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये छोटी छोटी सी बातें, और आपकी क्वेरीज मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं। पर मैं WH वर्ड्स को नोट करवा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो नोट कर लो। वॉट, विच, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, why, whether, how, राइट। ये जो सारे क्वेश्चन जो WH से स्टार्ट होते हैं, 10 वर्ड्स, नॉट क्वेश्चन, 10 वर्ड्स, इनको क्वेश्चन वर्ड या इनको WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं, क्योंकि ये WH से शुरू में हाउ भी आ जाता है, पर ऐसे 10 हो गए पूरे, है ना। तो अगर आप इनको इन WH वर्ड से अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो उनको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि आपको डिस्क्राइब करना, आप यस नो नहीं कर सकते उसमें। कैसे, जैसे मैंने कहा वेयर आर यू, वे डू यू लिव, तो आपने कहा आई लिव इन गीता भवन, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा आई लिव इन गीता भवन, आप यस थोड़ी ना बोलोगे। मैं बोलूँगी कि हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग हियर, तो आप कहोगे आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 10 ईयर्स, है ना। तो यहाँ आपको पूरा आंसर देना पड़ेगा। मैंने कहा विच इज़ योर क्लास, तो आपने कहा दिस इज़ माई क्लास। तो जब भी WH से बनाएंगे क्वेश्चन हम, तो आंसर हमें पूरा देना पड़ेगा, मीन्स डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इसलिए WH क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी कहते हैं। अभी मैं तीसरा बताती हूँ, फिर दूसरा बता रही हूँ। येस नो क्वेश्चन, एक तो WH से क्वेश्चन बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, वो भी मैं एक दिन आपको अभी पूरा एक सेशन इसका एक वो बना रही हूँ मैं,
हेल्पिंग वर्ब्स का ऑक्सिलरीज, उसी को ऑक्सिलरीज कहते हैं, उसका एक वीडियो बनाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 हेल्पिंग वर्ब्स, उस पर भी आपको बहुत काम करना चाहिए, वो बहुत काम आने वाला है। वर्ब्स तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ग्रामर का। अगर आपकी वर्ब्स में कमांड हो गई तो आप ये समझो 50% आप ग्रामर समझ गए। तो वर्ब्स बहुत है, और वर्ब्स के मेन 2 टाइप्स है, एक तो है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। दोनों पे काम करना चाहिए आपको। मैं दोनों पे वीडियो अलग से बनाऊंगी, अभी कुछ बनाए हैं मैंने। तो चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो 24 होते हैं, उन्हीं को ऑक्सिलरीज कहते हैं। वो एक 24 कौन से होते हैं अभी मैं इतना डिटेल नहीं, पर इससे क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है। एक तो WH से होता है, व्हाट इज़ योर नेम, लेकिन दूसरा यस नो क्वेश्चन उसी को कहते हैं, क्योंकि वो किससे स्टार्ट होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। मैंने कहा कि हैव यू डन योर हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो आपने कहा यस, तो बस आपने यस कर दिया, आपका काम पूरा हो गया, यस, है ना। फिर मैंने कहा विच इज़ योर क्लास, तो आपने कहा ना, सॉरी वो WH से हो गया। मैंने कहा आर यू कमिंग विद मी, तो आपने कहा येस, तो ये येस से हो गया। फिर जैसे मैंने कहा इज़ दिस योर क्लास, तो आपने कहा येस, है ना। फिर आप कह सकते हो डू यू हैव एनी पेंसिल, तो आपने कहा येस, आपके पास एक पेंसिल है, येस। तो येस नो मतलब जो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको येस नो कहते हैं। अब चॉइस क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा, आप MCQs के एग्जाम्पल में देते हो ना, चॉइस वाले MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, ये एक तरह का वही है। फिर भी मैं इसको रीड कर देती हूँ, तो क्योंकि एक क्वेरी कहीं से आई थी तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया। क्वेश्चन दैट ऑफर अ चॉइस ऑफ सेवरल ऑप्शंस, है ना, एज एन आंसर यू माइट रिकग्नाइज देम फॉर फ्रॉम योर एग्जाम्स एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। MCQs जो होते हैं वो एक तरह का इसी का एग्जाम्पल है। दे आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स विच आर कनेक्टेड बाय कंजंक्शन और। चॉइस क्वेश्चंस कैन बी ये और जैसे आपको मैंने कहा मैंने बोला अगर आपसे कि गीतांजलि इज़ रिटन बाय, फिर आपको ऑप्शन दिया, तो बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन, और भी ऑप्शन, तो और तो बस आपको टिक करना है। तो इस तरह का चॉइस है आपके पास, पर उसको कंजंक्शन और आपको 1 2 3 भी, दैट इज़ और एक्चुअली अगर 1 2 3 भी लिख रहे हैं तो वो और है, या तो ये या तो वो या तो वो। चॉइस क्वेश्चंस कैन बी ईदर जनरल और ओपन एंडेड क्वेश्चन और मोर स्पेसिफिक वंस। कैसे? चॉइस क्वेश्चन जो है वो जनरल होते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, या ओपन एंडेड भी होते हैं। रामचंद्र गुहा बहुत फेमस हिस्टोरियन है। रामचंद्र गुहा हैज़ रिटन अ बुक बेस्ड ऑन इंडिया। तो अब आपको ये ओपन एंडेड है, अब आप उसमें अब हो सकता है उन्होंने 4 बुक लिखी हो तो आपने 1 2 3 4 लिख दिया। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब उसमें आप अपने मन से लिख सकते हो। पर अगर यही क्वेश्चन मैंने लिखा कि फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय रामचंद्र गुहा, एक ऑप्शन में मैंने उनके 3-4 बुक्स जो भी उन्होंने लिखे उसके नाम दे दिए, दूसरे में कुछ और दिए, तीसरा ग्रुप और, तो वो एक ही ग्रुप बिलोंग करेगा, बाकी नहीं करेंगे। तो वैसा उसको जनरल बोलते हैं। और ओपन एंडेड जहाँ आप लिख सकते हो तो उसको ओपन एंडेड भी कहते हैं, या और स्पेसिफिक होगा वो बाद में बताऊंगी। इफ़ द क्वेश्चन डज नॉट सेंटर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस अ कंप्लीट आंसर इज नीडेड। फॉर एग्जाम्पल अगर कैसे, डज शी लाइक आइसक्रीम और स्वीट, यहाँ क्या कह रहा है वो कि अगर क्वेश्चन डज नॉट सेंटर ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सेंटर नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा उसका जवाब देना, डज शी लाइक आइसक्रीम और स्वीट। तो अभी चॉइस है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि शी लाइक्स आइसक्रीम, है ना। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे आइसक्रीम, आपको बोलना पड़ेगा शी लाइक्स आइसक्रीम और शी लाइक्स स्वीट्स, ठीक है। वेयर वुड यू गो टू द सिनेमा, फिर चॉइस आ गई। और अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें चॉइस है तो आप आंसर दोगे, आई वुड लाइक टू गो टू, आई वुड गो टू द सिनेमा।
इज़ ही अ टीचर और स्टूडेंट, फिर और से बना है सेंटेंस। तो इसको चॉइस क्वेश्चन में इसका फ्रेमिंग अलग होती है, और तो ही इज़ अ स्टूडेंट। हाउएवर व्हेन द क्वेश्चन कंसर्न्स द सब्जेक्ट द ऑक्सिलरी वर्ब कम्स बिफोर द सेकेंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन टैग की बात कर रहे हैं। डज शी मेक इट और डू यू, आपने बनाया या उसने बनाया, तो आपने कहा शी डज, बस इतना काफ़ी है। डिड दे बाय दैट हाउस और डिड शी, दे डिड, ऐसा। तो ये चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में और से बनते हैं जनरली ये क्वेश्चंस, तो इनको और कंजंक्शन याद रखो, इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और फिर आपको उसके चॉइस के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। चलिए नेक्स्ट, तो इंट्रोगेटिव कॉमनली उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। डू यू वॉन्ट टू टॉप ओवर योर पिज़्ज़ा, आप पिज़्ज़ा में टॉपिंग्स लगाते हो ना, कुछ भी चीज़ डालते हो, मोज़रेला चीज़, ये वो तो वो टॉपिंग्स की बात कर रहे हैं। तो उसका अगर क्वेश्चन बताते हो तो डू से बनाया, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से या ऑक्सिलरी से बना है, तो आप यस और नो में इसका आंसर दे सकते हो। यस, अगर मैंने क्वेश्चन किया डू यू वांट टू टॉप ओवर योर पिज़्ज़ा, तो आपने कहा येस, दैट्स इनफ, मुझे समझ में आ गया, पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम येस नो कहते हैं। पर अगर वे डू यू लिव है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आई लिव इन धार, इस तरह से। वॉट आर यू डूइंग इन द गार्डन, तो फिर आपके घर कोई गेस्ट आया, उनका ओ वॉट आर यू डूइंग इन द गार्डन, क्या कर रहे हो, तो आपने कहा नहीं नहीं बस पानी दे रहा था, है ना, तो जस्ट वाटर द प्लांट्स, तो आपको बताना पड़ेगा जस्ट वाटर द प्लांट्स, इतना तो बोलना ही पड़ेगा। फिर आर यू गोइंग फॉर सम फूड, आप जा रहे हो क्या कुछ खाने, लोग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, छप्पन जा रहे हैं, तो आपने कहा कि येस, बस दैट्स इनफ। फिर लास्ट क्वेश्चन, वे डू यू प्रेफर टू विज़िट, अब ये चॉइस बेस वाला क्वेश्चन है, चॉइस क्वेश्चन, चेन्नई और मुंबई, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आई वुड प्रेफर टू विज़िट टू चेन्नई, ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज हैप्पीनेस, ओह वाह मज़ा आ गया, तो वो जो हैप्पीनेस है। एंगर, क्या कर रहे, सुना ही नहीं देता क्या, तो वो एंगर हो गया, है ना। ग्रीफ, बाप रे बहुत ऐसे हो गया, उनके यहाँ ट्रेजेडी हो गई, तो ग्रीफ है, सैडनेस है। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, याद रखना ये जो साइन है ये एक्सक्लेमेशन का है, और ये देखो ये साइन, तो उसको याद रखना, ये एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, वो चाहे ग्रीफ वाली, दुख वाली फीलिंग और हैप्पीनेस हो, तो सरप्राइज फीलिंग्स भी होती है उसमें, अच्छा ऐसा हुआ, तो ये सारे सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं जिसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दीज सेंटेंसेस आर हेल्पफुल इन एक्सप्रेसिंग इनर फीलिंग्स और एक्साइटमेंट, जब वही अंदर से आती है ये फीलिंग, क्या नॉर्मल हो रहा, अचानक से कुछ होता है, तो उनको सरप्राइज फीलिंग्स कहते हैं। तो सरप्राइज फीलिंग्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में आती है, और ये इस साइन से ख़त्म होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल क्या है। इट्स ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कहीं आप गए, आपने देखा, अभी अयोध्या जा रहे हैं लोग राम मंदिर देखने, तो आपने कहा ओ इट्स ब्यूटीफुल टेम्पल, तो वहाँ पे जब आप अपना आश्चर्य दिखा रहे हो, तो उसका सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन से, क्योंकि आप आश्चर्य कर रहे हो। तो हमने अभी क्या देखा इसमें कि वो क्या कह रहा है, दी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं एक्सप्रेसिंग इनर फीलिंग्स और एक्साइटमेंट, तो जब हम लास्ट में लिखा ना इसमें इनर फीलिंग्स और एक्साइटमेंट, तो आप राम मंदिर देख के कहा ओ इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल, तो आपकी इनर फीलिंग या फिर इस तरह के जब फीलिंग्स होती तो हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। वी वन द मैच यस्टरडे, ओ खूब खुश हो रहा है, हैप्पीनेस, सेंस ऑफ यू हैप्पीनेस, तो आपने को पता है कल हम मैच जीत गए, तब भी। फिर शी लॉस्ट हर ब्रदर इन एक्सीडेंट, बहुत दुखी हो के आपने कहा उसके भाई की डेथ हो गई, तो फिर हम ऐसी बात करते हैं इस तरह से। माई ब्रदर स्केर्ड, इसका सेंटेंस सिंपल होगा, लेकिन इसमें फीलिंग है, क्योंकि फीलिंग सेंटेंस से समझ में आ रही है, इसीलिए इसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। माई ब्रदर स्केर्ड द हेल आउट ऑफ मी, है ना, तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। वाओ यू हैव क्रैक द एग्ज़ाम, अभी कल 10th और 12th का रिजल्ट आया, तो आपने कहा अच्छा तुमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, गुड। ये अब नेक्स्ट कैटेगरी
इम्परेटिव सेंटेंसेस, मैंने इसमें थोड़ा बताया है आपको, इन कमांड्स है ना, कमांड्स करना इम्परेटिव, इम्परेटिव का मतलब ही कमांड। इम्परेटिव सेंटेंसेस आर यूज टू गिव सम कमांड, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन और टू मेक एनी रिक्वेस्ट और प्ली, है ना। तो हम कभी भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कभी कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मैं आपको टीचर देती है ना कि नहीं कल 7 बजे ही आना है, तो 10 और सारे बच्चों को कम्युनिटी हॉल में इकट्ठे होना है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको इम्परेटिव, सो कहते हैं कि ऑल आर रिक्वेस्टेड टू गैदर हियर इन देयर, तो एक इंफॉर्मेशन बन गया। लेकिन मैंने कहा कि कम हियर, सिट हियर, डोंट मेक नॉइज़, ये सारे चीज़ें क्या आते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस ही एक तरह से इम्परेटिव में आते हैं। दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जनरली एंड विद फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं। व्हेन देयर इज़ एनी strong emotion involved while making a request or giving any command, then in that case imperative sentence will एंड विद अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कि ये सेंटेंस तो स्टार्ट हो रहा है वर्ब से, मैंने अभी बताया आपको डायरेक्ट, लेकिन एक्सक्लेमेशन कब आएगा, जब कभी स्ट्रॉन्ग इमोशन भी इन्वॉल्व हो। मान लो कभी अचानक मुझे हॉल में कंट्रोल करना है सारे बच्चों को, तो मैंने कहा बैठो ना यार, बैठो प्लीज़, तो एक्सक्लेमेटरी, प्लीज़ सिट डाउन, तो प्लीज़ सिट डाउन के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, क्यों, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। शट द डोर प्लीज़, प्लीज़ है तो रिक्वेस्ट है ना, दरवाज़ा बंद करो प्लीज़, है ना। फिर स्टार्ट अपोजिंग वायलेंस, तो अब आप देखो इसमें मिस्टेक है इन सेंटेंसेस में, स्टार्ट अपोजिंग वायलेंस, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी ही आएगा ये सेंटेंसेस में। फिर डोंट गो आउटसाइड इन द आफ्टरनून, ये भी एक्सक्लेमेटरी है, सब में एक्सक्लेमेटरी साइन आएंगे, याद अरे अरे सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इम्परेटिव है। शट द डोर प्लीज़, है ना। अब इसमें एक्सक्लेमेटरी क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे याद रखो कि शट द डोर प्लीज़ जो है वो यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस भी हैं, कहते ना अरे बहुत चमक रहा है भाई बंद करो, ऐसा। फिर स्टार्ट अपोजिंग वायलेंस, तो ये आज सारे सेंटेंसेस में आप एक चीज़ नोट करना कि सारे सेंटेंस में वर्ब जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेंटेंस स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट वर्ब से, तो इसमें स्टार्ट अपोजिंग वायलेंस। फिर डोंट गो आउटसाइड इन द आफ्टरनून, ये एक तरह की एडवाइस है कि दोपहर को मत जाना, लू लग जाएगी। स्विच ऑफ द लाइट प्लीज़, ये भी एक रिक्वेस्ट है, लेकिन इमोशंस भी हैं, तो हमने इसको एक्सक्लेमेटरी से एंड किया है। सबमिट योर असाइनमेंट एज सून एज पॉसिबल, तो एक तरह का ऑर्डर है, और ये सारे सेंटेंस में आपने नोट किया, क्या नोट किया कि ये सारे सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर ऑब्जेक्ट आया है ना। और इसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि सारे सेंटेंस का सब्जेक्ट इज़ यू एंड यू इज़ कॉमन, एंड दैट्स वाई वी डोंट राइट यू, हम यू नहीं लिखते किस सेंटेंस में, इम्परेटिव वाले सेंटेंसेस में नहीं लिखते। बीच में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आई एम वेरी सॉरी। चलिए नेक्स्ट, अब इसकी समरी क्या है, फंक्शंस के अगर हम एट ए ग्लांस देखें तो देखो 4 तरह के सेंटेंस हैं, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्परेटिव। डिक्लेरेटिव टू मेक सेंटेंस और टू कन्वे मैसेज, है ना, टू मेक स्टेटमेंट, अगर हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, मैं नहीं करूँगा, मैंने बोल दिया मैं नहीं करूँगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व, आई एम नॉट गोइंग टू डू, राइट, तो एक तरह का ये आपका स्टेटमेंट हो गया। और कन्वे मैसेज, है ना, तो मैसेज कन्वे करने के लिए कि आई एम लेट टुडे, तो मैं अभी नहीं आ पाऊँगी, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो ये एक तरह का मैसेज कन्वे करने के लिए डिक्लेरेटिव होता है, और ये किससे एंड होता है, फुल स्टॉप से। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे डिक्लेरेटिव का स्टेटमेंट देना या मैसेज कन्वे करना, फुल स्टॉप से एंड होता है, पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 चीज़ें यहाँ 2 पॉइंट्स हैं। फिर इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन करने के लिए, नॉर्मल क्वेश्चन भी हो सकता है या पुलिस वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, मतलब इंक्वायरी भी हो सकती है, पर ये किससे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। एक्सक्लेमेटरी साइन से एंड होगा, ये देख रहे हैं हम, पर काहे के लिए, टू एक्सप्रेस इमोशंस, मेन तो हमारे इसमें एक्सक्लेमेटरी में इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, वो दुखी वाले इमोशंस हो सकते हैं, हैप्पीनेस हो सकती है, उस तरह से।
इम्परेटिव, इम्परेटिव कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए इम्परेटिव सेंटेंसेस यूज होते हैं। तो ये फंक्शन के बेसिस पे 4 कैटेगरीज हैं, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्परेटिव। अब दूसरे तरह का देखेंगे हम। अब सेंटेंसेस बेसिस ऑन स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हमने देखा था कि कौन कौन से तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंस, है ना, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं जल्दी से। सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस इज द सेंटेंस हैविंग अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये मैंने बोला आपको कि ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना पड़ेगी अच्छे से। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब वो अपने आप में, वो क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा है। क्यों? उस क्लॉज में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और वो क्लॉज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपने आप में एक पूरी मीनिंग दे रहा है। तो इसीलिए ऐसे क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब आप शायद पता होगा आपको, फिर भी बता देती हूँ कि क्लॉजेस क्या है। तो देखो, सबसे बड़ा सेंटेंस होता है एक कंप्लीट सेंटेंस, मतलब सबसे बड़ा तो कोई राइटिंग, कोई बुक है, बुक में पैराग्राफ है, राइट। और पैराग्राफ्स किससे बनते हैं? सेंटेंस से बनते हैं। तो सेंटेंस समझो एक सबसे बड़ी यूनिट है। फिर सेंटेंस को अगर उससे छोटा पार्ट देखते हैं तो क्लॉज होता है, क्लॉज से छोटा फ्रेजेस होता है, फ्रेजेस से छोटा वर्ड होता है, और वर्ड से छोटा लेटर होता है। लेटर सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी लैंग्वेज की, याद रखिए। अब क्लॉजेस क्या हैं? तो क्लॉजेस में हमेशा याद रखो सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही क्लॉज में, पर वो उतना कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाएगा जितना कि एक सेंटेंस बनाता है। अभी मैं इसके भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और बना दूंगी, पर अभी आपको बताने के लिए यहाँ पे बताती हूँ। दैट क्लॉज का मतलब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये। दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट दैट कैन डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग बाय विच एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, and along with the subject it also contains a predicate, that is a verb or verb phrase that describes the action of the subject। कुछ नहीं, आप इसको इस तरह से समझो कि सिंपल सेंटेंस में क्या है, जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। सिंपल सेंटेंस में मतलब कि उसमें सब्जेक्ट भी होगा, उसमें वर्ब भी होगा, और या वर्ब फ्रेज होगा। वर्ब या वर्ब फ्रेज कैसे होता है, एग्जाम्पल बता देती हूँ। वर्ब क्या, एग्जाम्पल बताती हूँ। शी स्पीक्स टू मच, हाँ, शी स्पीक्स टू मच। तो ये क्या हो गया? स्पीक्स मतलब डायरेक्ट आप मेन वर्ब से आपने सेंटेंस बना लिया। तो ये जो होते हैं इसमें सब्जेक्ट है और स्पीक्स टू मच प्रेडिकेट है। या इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि शी जो है वो सब्जेक्ट है और स्पीक्स जो है वो मेन वर्ब है ना। और टू मच, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस बन गया ये। लेकिन अगर ऐसा होता कि शी इज़ स्पीकिंग टू मच, तो फिर इज़ स्पीकिंग क्या है? ये वर्ब फ्रेज है, राइट। और अगर वर्ब फ्रेज को समझना है तो मैं और एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आई हैव बीन सफरिंग, आप लिखते हो ना लेटर में, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो आई हैव बीन सफरिंग, राइट, फ्रॉम फीवर। तो हैव, बीन, सफरिंग, ये तीनों वर्ब हैं। ये तीनों, हैव भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है, और सफरिंग भी मेन वर्ब है। तो तीनों तीन तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि ये 3 वर्ड्स हो गए तो इसलिए ये फ्रेज हो गया। तो इनको कहते हैं वर्ब फ्रेज। तो सेंटेंस में ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह का सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें सब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब या वर्ब फ्रेज होगा। उसको कहते हैं हम उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अब मैं इसमें दूसरी चीज़ और बताऊंगी बाद में, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। चलिए मूविंग अहेड। अ सिंपल सेंटेंस कैन ऑल्सो कंटेन मोर देन वन वर्ब। ज़रूरी नहीं, अब भी मैंने आपको वर्ब फ्रेज का एग्जांपल दिया कि आई हैव बीन सफरिंग, आई तो सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। तो हैव बीन सफरिंग मतलब एक वर्ब से ज़्यादा वर्ब भी हो सकते हैं एक सेंटेंस में। ये सिंपल सेंटेंस की पहचान है, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही बॉट अ न्यू पेंसिल, फिर अमन इज़ राइटिंग अ लेटर एंड कमल इज़ राइटिंग अ लेटर एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक, ठीक है। तो ही बॉट अ न्यू पेंसिल, अब इसमें ही बॉट अ न्यू पेंसिल, ठीक है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया जिसमें ही सब्जेक्ट है और बाकी पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट का मतलब वर्ब और
अदर वर्ड्स, उनको कहते हैं हम प्रेडिकेट, है ना। पर वर्ब होता है, याद रखना, प्रेडिकेट में वर्ब होता है। जैसे अमन, अमन क्या है, दूसरे सेंटेंस में अमन सब्जेक्ट है एंड इज़ राइटिंग अ लेटर क्या है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, सॉरी प्रेडिकेट हो गया। फिर कमल क्या है, कमल इज सब्जेक्ट, फिर इज़ राइटिंग अ लेटर एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। पर अब इसमें देखो, कमल के ये कंपाउंड, ये इसमें क्या है, कमल इज़ राइटिंग अ लेटर, है ना। तो कमल एक लेटर लिख रहा है और लिख रहा है सॉरी, एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक, और म्यूज़िक भी सुन रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस हो गए आप कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। मैंने बोला इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का समझ जाना अच्छे से, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी के साथ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, दैट आर जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और समटाइम्स बाय ईदर अ लिंकिंग वर्ड और सेमी कोलोन। 3 ऑप्शंस हैं क्या, या तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, मैं अभी बताती हूँ क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या तो उससे कोऑर्डिनेट करके उसके साथ ज्वाइन होता है, या फिर लिंकिंग वर्ड से, या सेमी कोलोन, ये देखो ये ऐसा ये जो बना हुआ है डॉट और ये, इसको सेमी कोलोन कहते हैं, या तो इससे ज्वाइन होता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हो गए, बट, येट, नॉर, और, एंड, फॉर, बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग, इसका भी मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। फिर भी याद रखने के लिए यहाँ बता रही, कोऑर्डिनेटिंग मतलब कोऑर्डिनेट करना, यानी इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में बट होगा। लेकिन एक सेंटेंस अगर बट लगा रहे हो तो एक सेंटेंस पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। हाउएवर के साथ भी वही, दो के साथ कहते हैं दो ही इज़ गुड एट स्टडीज़ बट वेरी एरोगेंट, तो एक पॉजिटिव क्वालिटी बता रहे हो, एक नेगेटिव क्वालिटी बता रहे हो, उसमें बट, हाउएवर, दो, ऐसे ऑल दो, ये सब लगाते हैं, है ना। येट, मैंने बोला यू हैव बीन गिवन वार्निंग येट यू हैव नॉट इम्प्रूव्ड, है ना। तो येट मतलब फिर भी कुछ बोल दिया, फिर भी ऐसा, तो इस तरह के सेंटेंसेस में येट लगाते हैं, इनको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। देखते हैं, अभी मैं बताती हूँ। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कैन ऑल्सो बी जॉइंड बाय सम कंजंक्टिव, वो एडवर्ब्स लाइक देयरफॉर, लाइकवाइज, रादर, मतलब एक सेंटेंस दिया, अब उसका रिजल्ट जैसा कॉन्सिक्वेंस कुछ आप बता रहे हो, तो उसको कहते हैं उनको कहते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स, मतलब कि जॉइनिंग एडवर्ब, तो एडवर्ब के साथ आपने उसके काम को और इलेबरेट कर दिया। अभी डिटेल बताऊंगी तो कंफ्यूज हो गया आप, तो कंपाउंड सेंटेंसेस को एग्जांपल्स के थ्रू मैं अभी बताती हूँ। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देखते हैं, इसमें एग्जांपल नहीं दिया, मैं बता देती हूँ आपको कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल। कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल है, राम इज़ अ गुड बॉय बट ही इज़ वेरी एरोगेंट, राइट। राम इज़ अ गुड बॉय एक सेंटेंस हो गया, पर पट लगा के आपने राम के ही बारे में बोला, ही इज़ वेरी एरोगेंट, कौन, राम। तो यहाँ पे राम के ही भी लगाया, मतलब सब्जेक्ट फिर से लगाया आपने, बट इज़ लगा के वो बताया, वेरी एरोगेंट उसकी निगेटिव क्वालिटी, है ना। फिर जैसे अभी हमने इसमें देखा और, है ना, तो आप मेरे घर आए, मैंने कहा व्हाट यू वुड लाइक टू हैव, तो एक तो सेंटेंस में हो गया, आप क्या खाना चाहोगे, क्या पीना चाहोगे, क्या लेना चाहोगे, कुछ मैं बनाऊँ, ऐसा बोलते हैं व्हाट यू वुड लाइक टू हैव। तो अब मैंने बोला वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और वुड यू लाइक टू हैव टी, तो रिपीट नहीं करने से ज़्यादा मैंने कहा वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और टी। तो यहाँ ऑप्शन दे दिया वुड यू लाइक, एक जैसे वर्ड्स को रिमूव करके एक ही बार यूज़ किया, और मैंने पूछा वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और टी। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें और के साथ हमने क्वेश्चन को सेंटेंस भी बना दिया और क्वेश्चन भी बना दिया, इसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल आप याद रखो, इफ़ या व्हेन वाले सेंटेंसेस, जिसको कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। उसमें एक मेन क्लॉज होता है और उसके ऊपर दूसरा उसी के ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करोगे, राइट, तो अब तो क्वेश्चन आएगा ना, तो यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम, तो आप आराम से एग्ज़ाम निकाल लोगे। यू विल क्रैक द एग्ज़ाम, यू शैल क्रैक द एग्ज़ाम,
यू मे क्रैक द एग्ज़ाम, कुछ भी, वो आपके डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन। पर इफ़ यू वर्क हार्ड तो सारे सेंटेंस में मेन क्लॉज है, मतलब कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे, उसका सेंटेंस हिंदी में गे ही आता है, करते हो या करोगे, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। सो दैन, तो दैन नहीं लगा के कॉमा, यू कैन क्वालिफाई द एग्ज़ाम, ऐसा। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन अ सेंटेंस दीज क्लॉजेज आर जॉइंड और लिंक्ड विथ वन another by subordinating conjunction like when, after, because, etc. and by relative pronoun like who, which, that, etc. देखो इसका एग्जाम्पल्स है, इसका एग्जाम्पल, अच्छा इसका एग्जाम्पल नहीं, चलो मैं बताती हूँ आपको। इससे एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, सबसे अच्छा एग्जाम्पल याद रखो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, और वो एग्जाम्पल है दैट इज़, मैंने बोला ना, इफ़ यू वाटर द प्लांट, तो आप क्या हो जाएगा अगर पानी दोगे तो, इट विल नेवर डाई। तो आपने कहा इट विल, पहले आपने कहा इफ़ यू वाटर द प्लांट्स इट विल नेवर डाई, राइट। तो यहाँ पे इफ़ वाला ये जो क्लॉज है, इफ़ यू वाटर द प्लांट, पानी दोगे, है ना, तो ये तो इफ़ क्लॉज है। अब इट विल नेवर डाई ये इंडिपेंडेंट है, ये अगर आप इफ़ नहीं भी लगाते तो हाँ कोई चीज़ की बात कर रहे हो आप कि वो मर जाएगा, इट विल नेवर डाई, तो वो कभी नहीं मरेगा, सॉरी। तो आपने कहा अगर आप पानी में, पौधों में पानी देते हो तो वो कभी नहीं मरते, ऐसा है ना। मान लो इसका दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, कि इफ़ यू राइट दिस टाइम दे विल लिसन यू, कहते हैं ना आप भी लिखो तो वो पक्का सुनवाई होगी आपकी। तो इफ़ यू राइट दिस टाइम, तो ये तो डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसमें पूरी बात नहीं समझ में आ रही। इफ़ यू राइट देम, मान लो इफ़ यू राइट देम, अगर आप उनको लिखते हो, इफ़ यू राइट देम, बस ख़त्म हो गई। क्या लिखते हो, इफ़ यू राइट देम, क्या, पूरी बात नहीं समझ में, तो दे विल लिसन यू, है ना, और यू विल बी लिसन, तो तुम्हारी सुनवाई ज़रूर होगी। तो ये जो है यू विल बी लिसन या दे विल लिसन यू, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इसके पहले इफ़ वाला जो है वो डिपेंडेंट है इसके ऊपर। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इनका मैं फिर से अभी एक और वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स नहीं दिए। अब विच का मान लो या हु का देखती हो, द लेडी हु इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड इज़ माई मदर, है ना। तो इस तरह से हम ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, द लेडी, अब लेडी किसको, हु किसको इंडिकेट कर रहा है, लेडी को, इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड इज़ माई मदर। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें डिपेंडेंट क्लॉज भी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, तो उनके कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। चलिए, अ सिंपल कॉमा कनेक्ट द क्लॉजेस व्हेन द डिपेंडेंट क्लॉज अपीयर्स फर्स्ट इन द सेंटेंस। अच्छा एग्जाम्पल है, आफ्टर ही बॉट अ न्यू कार। अब आफ्टर ही बॉट अ न्यू कार, तो इसमें तो आफ्टर के ये वाले सेंटेंस क्लॉज में तो पूरी मीनिंग नहीं आ रही। द बॉय वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, ये अगर इसके पहले आफ्टर नहीं भी होता तो ये जो है क्लॉज, द बॉय वेंट ऑन अ न्यू ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव, ये अपने आप में एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। द बॉय वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, दिस इज़ द डिपेंडेंट सेंटेंस जो अपने आप में एक पूरा मीनिंग दे रहा है। लेकिन सिचुएशन आप बता रहे हो कि अगर आप नई कार लाते हो, इफ़ ही बॉट अ न्यू कार, अगर वो नई कार लाता तो वो लड़का बहुत लॉन्ग ड्राइव, लंबे दूर कहीं घूमने चला जाता, ऐसा। तो ये एग्जाम्पल है किसके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। दूसरा देखते हैं, द बॉय वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव बिकॉज ही बॉट अ न्यू कार। यहाँ आप रीज़न दे रहे हो, पहले तो आपने कहा कि आफ्टर, है ना, ही जब वो लाया तो वो एक लॉन्ग ड्राइव पे चला गया, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हो आप, द बॉय वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, रीज़न, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल दिया आपने, क्यों, क्योंकि वो नई कार लाया था, ऐसा। फिर द बॉय हु इज़ डार्क एंड टॉल and wore a red t-shirt has gone for a long drive as he bought a new car। बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्यों। पहला देखते हैं, द बॉय हु इज़ डार्क एंड टॉल एंड वोर अ रेड टी शर्ट, आपने पहले उसका अपीयरेंस बताया कि वो जो ऐसे ऐसे कपड़े पहना है। हैज़ गॉन फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, वो लॉन्ग ड्राइव पे गया है,
है ना। एज ही बॉट अ न्यू कार, क्योंकि वो नई कार लाया था। क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सेंटेंस में बहुत सारे दो ही बॉट, एक ये पूरा ही बॉट अ न्यू कार, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। फिर द बॉय, पूरा ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें द बॉय हु इज़ डार्क एंड, तो जो पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है बॉय का, हैज़, तो द बॉय ये एक्स्ट्रा है, हु से ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ऐसा भी होता है सेंटेंस, द बॉय हैज़ गॉन फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, है ना। तो ये जो सेंटेंस है, ये इसमें दूसरा सेंटेंस एक और मिला हुआ है हु से, जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स क्लॉज कहते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और ये कौन सा वाला क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। क्यों? क्योंकि ये पूरा नहीं है। तो ये सेंटेंस का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें आपको और समझ में आएगा। चलिए अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस विद एट लीस्ट टू independent clauses joined together with coordinating conjunction with a comma immediately before the coordinating conjunction। बहुत टफ है, देखो मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि ये जो है ये कॉम्बिनेशन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का और कंपाउंड सेंटेंस। कैसे? पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, मैं इसको रिपीट करूँगी। आफ्टर ही बॉट आ न्यू कार, ये क्यों एग्जाम्पल से रिपीट कर रहा है? ताकि आपको वो समझ में हर एंगल से आ जाए। आफ्टर ही बॉट अ न्यू कार, उसके नई कार लाने के बाद, वो जब नई कार खरीद कर लाया, यहाँ तक तो समझ में आया। द बॉय हु इज़ डार्क एंड टॉल एंड वोर अ रेड टी शर्ट, ये पूरा उस लड़के के लिए हो गया। वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, बट वो लॉन्ग ड्राइव पे चला गया, बट फॉरगॉट टू कैरी हिज ड्राइविंग लाइसेंस, गॉट कॉट बाय द पुलिस। ये पूरे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मिक्सचर है। कैसे? अब देखो, ही बॉट, अभी इसमें इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। इसमें एक या दो या तीन डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं विद एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, है ना। और दो, कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, कम से कम दो, ये बहुत बड़ी शर्त है। टुगेदर विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, याद रखना। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन से इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो आफ्टर ही बॉट अ न्यू कार तो डिपेंडेंट क्लॉज है। द बॉय हु इज सो एंड सो, डिपेंडेंट क्लॉज। वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट फॉर गुड टू कैरी हिज ड्राइविंग लाइसेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। गॉट कॉट बाय द फादर, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो तीन डिपेंडेंट क्लॉज है और बाकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये मैं एक बार और बता दूंगी आपको। अब लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। हम इसको रिवाइज करते हैं साथ में। राम इज़ स्टडिंग एट करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट, तो ये आपने बताया कि वो इस इंस्टीट्यूट में स्टडी करता है, ये डिक्लेरेटिव है। फिर सैम वॉज द टॉपर ऑफ हिज स्कूल, डिक्लेरेटिव, ये आपने सिंपल बात बता दी कि सैम उसके स्कूल में टॉपर था। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके मम्मी पापा कोई भी कि तुमने ब्रेकफास्ट ले लिया, तो इंटरोगेट, क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर डू यू नो दैट बॉय, तुमको पता है उसके बारे में, इंट्रोगेटिव। फिर हरी, हुर्रा, ही वन द मैच, अरे वाह हम मैच जीत गए, एक्सक्लेमेटरी, राइट। फिर वाह दिस पेंटिंग इज सो ब्यूटीफुल, एक्सक्लेमेटरी। ओह व्हाट अ लवली डे इट इज़, एक्सक्लेमेटरी। फिर डू नॉट मेक नॉइज, है ना, ये इम्परेटिव है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर है, हल्ला नहीं करो। ओह डू शट अप, इम्परेटिव, है ना, इसमें फीलिंग भी है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी से एंड हो रहा है। ओह डू शट अप, ओ कहते हैं विल यू शट अप, चुप रहोगे, तो ओ डू शट अप, तो ये इम्परेटिव हो गया। फिर ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 8 PM, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। फिर श्याम वेंट टू स्कूल बट फॉरगॉट हिज होमवर्क एट होम, वो स्कूल चला गया पर अपना होमवर्क। अब इसमें दो सेंटेंस है, श्याम वेंट टू स्कूल एक बात हो गई, पर क्या हुआ, श्याम की ही बात हो रही है इसलिए फॉरगॉट से आ गया।
फॉरगॉट हिज होमवर्क एट होम। तो ये एक्चुअली बट से हमने ज्वाइन किया, इसलिए हमने 2 बार श्याम श्याम ने किया, क्योंकि सेम पर्सन की बात हो रही है। पर इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज हैं, क्लॉजेज नहीं है। श्याम वेंट टू स्कूल एक बात है, एक सेंटेंस है। फिर श्याम फॉरगॉट हिज होमवर्क एट होम दूसरी बात है। लेकिन आपने बट से लगाया तो ये कंपाउंड बना दिया, उसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर जॉन इज़ अ गुड एक्टर, अ बैड सिंगर। जॉन जॉन क्यों नहीं, क्योंकि 2 बार कहने का कोई मतलब नहीं है, तो उनको रिमूव करने का ही पर्पस, जो कंपाउंड सेंटेंस बनाने का पर्पस क्या होता है कि रिपीटेशन को रिमूव करना। अगर एक ही पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो, तो आपने कहा जॉन इज़ अ गुड एक्टर, अच्छी बात है, एक बात हो गई पॉजिटिव। आपने ये इसमें इस तरह से सेमी कोलोन लगाया और आपने कहा जॉन इज़ अ बैड सिंगर, अच्छा एक्टर है पर बहुत ख़राब सिंगर है। तो जॉन इज़ कॉमन रहता, जॉन इज़ अ कॉमन रहता, तो आपने जॉन इज़ को रिमूव करके जॉन इज़ बट बैड सिंगर, आ नहीं भी लगाते तो चलता, बैड सिंगर कंपाउंड कर दिया, ठीक है। फिर हिज फादर पनिश्ड हिम बिकॉज ही ब्रोक हिज फोन वाइल प्लेइंग। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है देखते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज। हिज फादर पनिश्ड हिम, ये कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में, तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज से डिपेंडेंट, बिकॉज ही ब्रोक हिज फोन वाइल प्लेइंग, तो ही बिकॉज का मतलब ही बता रहे हो आप कि ये पूरा सेंटेंस में उसके फादर ने पनिश क्यों किया, उसका रीज़न है ही ब्रोक हिज फोन वाइल प्लेइंग। तो ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें ये जो बिकॉज वाला सेंटेंस है ये डिपेंडेंट है किसके, फर्स्ट वाले, क्यों उसको पनिशमेंट मिला। तो फर्स्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है और बिकॉज से यहाँ तक प्लेइंग तक है जो वो डिपेंडेंट है। तो एक इंडिपेंडेंट है पहला वाला, और ये कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। फिर बिफोर गोइंग ऑन अ ट्रिप पैक योर बैग्स। अब पैक योर बैग्स और बिफोर गोइंग ऑन अ ट्रिप, आप समझ गए होंगे कि बिफोर गोइंग ऑन अ ट्रिप जो है वो क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या बिफोर गोइंग ऑन अ ट्रिप व्हाट, तो फिर पैक योर बैग्स ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। द पिज़्ज़ा वॉज डिलीवर्ड ऑन टाइम बट द डिलीवरी बॉय लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, है ना। ये कंपाउंड क्यों, द पिज़्ज़ा वॉज डिलीवर्ड ऑन टाइम, तो ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट द डिलीवरी बॉय लेफ्ट, एक तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, बिफोर आई रीच्ड, है ना। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों, बिफोर आई रीच्ड जो है ये भी क्या है, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ऐसे वाले सेंटेंस को कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। आपको समझ में आएगा, मैं अभी नेक्स्ट उसमें इसके कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। फिर येस्टरडे वॉज अ सनी डे, राइट। आप सेंटेंस लेंदी हो तो थोड़ा सा समझ जाना कि वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा, रीज़न भी बताते हैं उसमें। येस्टरडे वॉज अ सनी डे सो वी थॉट वी वुड गो स्विमिंग इन द पूल बट एंट्री वॉज फुल इन वाटर पार्क दैन वी डिसाइडेड टू विजिट द जू। अब क्या, येस्टरडे वॉज अ सनी डे, ठीक है। तो ये तो एक तरह से ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों, सो लगा ना, सो वी थॉट वी वुड गो स्विमिंग इन द पूल, है ना। बट एंट्री वॉज फुल इन वाटर पार्क देन वी डिसाइडेड टू विजिट द जू, ये डिपेंडेंट है और बाकी कुछ इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। तो आप इसको पढ़िए ध्यान से। अभी मैं एक और वीडियो शाम तक बनाऊंगी जिसमें आपको दूसरे तरह से मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू बताने की कोशिश करूंगी। एक्सरसाइज हम साथ में करेंगे कि कैसे रिकग्नाइज करोगे ये एग्ज़ाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और भी सरल भाषा में, फिर भी आपके फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम। मुझे इंतज़ार रहेगा, आप पढ़ने के बाद आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए तो हम अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।